Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Antianginal Drugs Part-3, or you consider Pharmacology of Drug Used in Angina Pectoris. Learning objectives Part-3. Student, after this part, you must be able to explain the rationale for use of beta-blocking agents in angina pectoris with their other therapeutic uses and adverse effects. Second, you must be able to explain the rationale for the use of calcium channel blocking agents in angina pectoris with other their therapeutic uses and adverse effects. Last में third, you must be able to describe the pharmacology of new anti-anginal drugs जो हम mostly in advanced stage में angina pectoris में देते हैं, आज डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज्ड इन angina pectoris. स्टूडेंट, बीटा रिसेप्टर्स पे एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह होगा. अभी हम सिर्फ जस्टिफाई करेंगे rationale for use beta blocking agents in angina pectoris. अगर बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स का, तो बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर्स बेसिकली पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बीटा रिसेप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है. बीटा रिसेप्टर्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जो बीटा रिसेप्टर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं उसमें मोस्टली बीटा 1 रिसेप्टर्स जो मोस्टली इन हाई क्वांटिटी में हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 1 रिसेप्टर्स किडनी के अंदर जो रेनिन को रिलीज करते हैं, इनका मेन इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे रहता है. इन द सेम सेंस बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके वेसल्स में हैं. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्सर्शनल वर्क में जब आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को नीड है मोर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर्स. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा रिसेप्टर, भी कार्डियोसेलेक्टिव एंड कार्डियो नॉन सेलेक्टिव. कार्डियोसेलेक्टिव इसलिए हम कहते हैं कि मोस्टली बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हार्ट पे, तो बीटा 1 को कार्डियोसेलेक्टिव कहा जाता है. इन द सेम सेंस बीटा 2 रिसेप्टर्स नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन कार्डियोसेलेक्टिव, जिसमें प्रोप्रानोलोल द मेन प्रोटोटाइप ड्रग है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट की, वो कंसीडर की जाती है. लेकिन मोस्टली हम एंजाइना पेक्टोरिस में कार्डियोसेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज करते हैं. आते हैं जस्टिफिकेशन या रैशनले फॉर यूज ऑफ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स. क्या मैकेनिज्म है, क्यों हम एडवाइस करते हैं बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट इन एंजाइना पेक्टोरिस. स्टूडेंट, फर्स्ट अगर आप देखें, ये रिलीव करते हैं एंजाइना मेनली बाय डिक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन. ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं थ्रू ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स एक्टिविटी, सो दे कैन डिक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. जो मोर जिसके अंदर कंजम्पशन है ऑक्सीजन डिमांडिंग एलिमेंट्स हैं हार्ट के. डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन कार्डियक वर्क एंड डबल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट को भी डिक्रीज करते हैं प्लस ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं, डिक्रीज करते हैं. और लास्ट में देखें, इन ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड डिमांड एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज. रिलीव करते हैं एंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स को और इम्प्रूव करते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस को. क्या करते हैं मेन एक्शन? बीटा रिसेप्टर जो ब्लॉक करते हैं हार्ट के अंदर बीटा 1 को, और जो ग्लूमेरुलर ऑपरेटर्स में जो किडनी के अंदर रिलीज ऑफ रेनिन को डिक्रीज करते हैं. रेनिन का क्या एक्शन है? इंक्रीज करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और अल्डोस्टेरोन सिस्टम को, और ये सिस्टम वेसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट और थ्रू अल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिटेन करता है, प्री लोड एंड आफ्टर लोड इंक्रीज करता है और टीपीआर को इंक्रीज करता है. हम थ्रू अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स का जो ये एक्शन है, डिले एक्शन आफ्टर 2 to 3 days, ये फर्दर प्री लोड एंड आफ्टर लोड और टोटल जो
वॉल टेंशन है, स्ट्रेस है, वॉल स्ट्रेस ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स वॉल का, उसको भी डिक्रीज करता है। सेकंड, हाउ दे कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ये डिमांड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई को भी इंक्रीज करता है। इस तरह फॉर एग्जांपल जब ये हार्ट रेट डिक्रीज करता है तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो अराइज होती है एओर्टा से, और ड्यूरिंग फेज ऑफ डायस्टोलिक फेज अगर इंक्रीज होगा तो इनका परफ्यूजन, क्योंकि इनमें मेन जो परफ्यूजन है इन देयर डायस्टोलिक फेज, तो डायस्टोलिक फेज इन नॉर्मल हार्ट रेट में इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू अगर टैकीकार्डिया हार्ट रेट ज्यादा है तो ये परफ्यूजन प्रेशर भी कंप्रोमाइज होता है। तो इन लोअर हार्ट रेट ये ड्रग्स बीटा ब्लॉकर कैन इंक्रीज द डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम and so they increase the perfusion, coronary artery perfusion time and pressure and increase the oxygen supply as well. तो justification क्या है? First ये negative effect heart rate को decrease, blood pressure को double protect heart rate plus double blood pressure को ये decrease करता है, oxygen consumption, oxygen demand को decrease करता है। सेकेंड कि सप्लाई को भी मेंटेन रखता है ऑक्सीजन की, किस तरह? टू डिक्रीज द हार्ट रेट। और आपको पता है कोरोनरी आर्टरी मेन डायस्टोलिक फेज में मेन परफ्यूजन जो मायोकार्डियम को जाती है थ्रू एओर्टा वो डायस्टोलिक फेज में, और इन लोअर हार्ट रेट में डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम इंक्रीज करता है। ओके जी, थेराप्यूटिक यूजेस डेफिनेटली वी कैन यूज इन एंजाइना। प्रोप्रेनालोल इज अ प्रोटोटाइप ड्रग, लेकिन ये नॉन कार्डियोसेलेक्टिव है, इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोप्रेनालोल। हम एंटीनालोल, मेटाप्रोलोल जो कार्डियोसेलेक्टिव है, जो बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं मोस्टली। ये इसका मेन जो एंजाइना पे है, क्लासिक एंजाइना में प्रोफिलैक्टिकली यूज करते हैं, नो वैल्यू इन एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में कौन सी ड्रग यूज करते हैं स्टूडेंट्स? गुड, नाइट्रोग्लिसरीन, वेजोडाइलेटर, नाइट्रेट, नाइट्राइड्स ग्रुप जो हम एक्यूट और इमरजेंसी में जो ड्रग यूज करते हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन है। बीटा ब्लॉकिंग एजेंट हम प्रोफिलैक्टिकली पेशेंट को देते हैं अगर ड्यूरेशन और फर्दर जो इंटेंसिटी ऑफ डिजीज है उसको डिक्रीज किया जाए। मे बी कंबाइन विद नाइट्रेट टू अवॉइड अनडिजायरेबल कंपनसेटरी इफेक्ट ऑफ वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है थ्रू बैरो रिसेप्टर्स जो कैरोटिड वेसल्स पे प्लेस्ड हैं और सेंस करते हैं थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को, और इसकी यही एक्टिविटी हम बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। शुड नॉट बी यूज इन वेरिएंट स्पाज्मेटिक एंजाइना में हम नहीं देते बीटा ब्लॉकर, ये सिचुएशन को वर्सन कर सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजियोस्पास्टिक एंजाइना या प्लेसमेंटल एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। सेकेंड यूज साइलेंट और एम्बुलेटरी एंजाइना causes no pain. Some individuals में एंजाइना का पेन नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूसली हार्ट इस्कीमिक चेंजेस में जाता है, और अमूमन हम ECG में ये चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं या रीड करते हैं। तो इसलिए sometime we can use beta receptor blocking agents in these situations. Third way, in patient with recent myocardial infarction to decrease the mortality as they prevent further in future जो arrhythmias develop हो सकते हैं due to dead tissue, due to the myocardial infarction जो necrotic tissue है, वहाँ conductivity का loss होता है, some arrhythmias can be developed, so हम in future arrhythmias को control कर सकते हैं with beta receptor blocking agents. Number 4, in patient in angina with associated with hypertension and improve the surveillance prevents further stroke. Students वो individuals जिनको angina भी है और angina के साथ hypertension भी है, तो best therapy उनका beta receptor blocking agents हो सकता है कि one drug dual action है, anti-anginal और anti-hypertensive। एडवर्स इफेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं इन
ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में जब हमने डिटेल के साथ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स को डिस्कस किया, यहाँ हम सेम जो आपके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट अगर ये डिक्रीज करता है तो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को डिक्रीज के हाई डोज टॉक्सिक डोज में कैन कॉज आर्टरीवेंट्रिकुलर ब्लॉक, हाइपोटेंशन, और ये मेटाबॉलिक सम डिसऑर्डर्स कॉज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई करता है, लो डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन को हाई करता है, और हाई गुड जो लिपिड्स हैं उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। CNS में मोस्टली सेडेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड डिप्रेशन, और समटाइम लिबिडो जो एक्टिविटी है उसको भी सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस भी कॉज करते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। कुछ हमने इसके इंट्रैक्शन को भी डिस्कस किया था, इंट्रैक्ट विद फॉर एग्जांपल नॉन डायहाइड्रोपेरिडीन्स जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, वो इनके इंट्रैक्शंस अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग के साथ आप बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हो तो वो हार्ट को ब्लॉक कर सकता है फर्स्ट सेकंड डिग्री तक, तो वेरी कॉन्शियसली यूज करते हैं बीटा ब्लॉकिंग एजेंट विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। शुड नॉट बी गिवन इन वेरिएंट एंजाइना, मैंने आपको बताया कि वर्सन कर सकता है सिचुएशन एंजियोस्पास्टिक एंजाइना में, और हम ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। ओके जी, स्टार्ट करके नेक्स्ट ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। We have different type of calcium channel blocking agents, separate lecture है, अभी सिर्फ हम justification या rationale for calcium channel blocking in angina discuss कर रहे हैं। So we have different type of calcium channel blocking agent, dihydropyridines, non-dihydropyridines, or miscellaneous calcium channel blocking agents. Dihydropyridine students mostly nifedipine, the prototype drug, और फिर इसके बाद amlodipine like drugs, Narvasic, बड़ा popular है in our region. Non-dihydropyridine में verapamil और diltiazem like drugs। ओके जी, ये मोस्टली अगर हम इसका फार्माकोडायनामिक्स देखें तो कैल्शियम चैनल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हैं। वी हैव L टाइप, T टाइप, N and R टाइप, PQ टाइप कैल्शियम चैनल्स, लेकिन मोस्टली जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में देते हैं वो ब्लॉक करता है L टाइप चैनल्स, और L टाइप जो चैनल्स हैं कैल्शियम चैनल्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, असल न्यूरॉन। इसके साथ कुछ T टाइप भी हार्ट में होते हैं, ये लीकी चैनल्स हैं, इनका इतना रोल नहीं है जितना कि L टाइप का रोल है इन अवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मेन एक्शन ये ब्लॉक करते हैं L टाइप कैल्शियम चैनल्स इन अवर हार्ट एंड वेसल्स। अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो बेसिकली मेन L टाइप चैनल्स की जब इन्फ्लक्स होती है इंट्रासेलुलर, ये अटैच होते हैं कैल्विनलिन के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिविटी को, और ये काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट करते हैं मायोसिन लाइट चेन एलिमेंट को, ये एक्टिन के साथ अटैच होके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट कंट्रक्शन करता है नॉर्मल वेसल्स की, और इंक्रीज करता है कंट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल्स की। हम बेसिकली ब्लॉक करते हैं विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स ये जो DL टाइप चैनल्स हैं इन द हार्ट। मेन मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो इन ब्लड वेसल्स मेनली आर्टरियोल्स एंड आर्टरीज में जो मेन मैकेनिज्म है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट का, फर्स्ट block the voltage L type channels in our vessels. They can further reduce the calcium influx in the smooth muscle cells. थर्ड में reduce, जब ये intracellular calcium reduce होगी तो थर्ड में reduce formation of calcium calmodine complex.
4 में अगर आप देखें, नो, जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नो एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन एक्टिविटी, नो फॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, नो इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, और नो contraction or relaxation of the smooth muscles, and then vasodilatation, reduce peripheral vascular resistance and afterload, reduce the workload of heart, so can reduce the oxygen requirement and relief of angina. Main action है calcium channel blocking agents का in blood vessels. In the same sense, heart में इसका क्या effect है? Blockade of voltage gated calcium ion at time, reduce calcium influx into cardiac cells, decrease impulse generation in asymptote, decrease the heart rate, decrease the conduction in atrioventricular node, and less contraction with decrease intracellular calcium level, so decrease the workout, less workload, less oxygen consumption, and relief of angina. Justification, rationale of calcium channel blocking agent used in angina pectoris. So due to the effect of these on heart and vasculature of our body, the group calcium channel blocking agents can produce antihypertensive action, anti-anginal, antiarrhythmic, or in myocardial infarction. We have many other uses. Other effect other than the cardiovascular, ये decrease करता है platelet aggregation effect को, decrease secretion of exocrine gland but in high doses, क्योंकि इसकी selectivity loss करती है L टाइम के अलावा दूसरे calcium channels को भी block कर सकते हैं. Verapamil block the reverse transporters P glycoprotein. ये P glycoprotein reverse transporters क्या हैं? जब आप पेशेंट को एंटी कीमोथेरापिक एजेंट देते हैं तो ये सेल से बाहर निकालता है, रिवर्स ट्रांसपोर्टर है, मेडिसिन को बाहर पुश करता है. ये मेन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है डिफरेंट टिश्यूज का, कि आपका जो पेशेंट है अगर वो एंटी कैंसर कीमोथेरापी लेता है उससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है. तो समटाइम हम वेरापामिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है यूज करते हैं टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 170, or in vitro it can reverse the drug resistance of cancerous cells to chemotherapy. In vasospastic angina हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ये रिमूव करता है spasm of the coronary arteries, और बेस्ट चॉइस है as compared to vasodilators, nitrate nitrites और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट तो हम नहीं. इन अनस्टेबल एंजाइना में क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है, जो मेन कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है इन स्टेबल से अनस्टेबल एंजाइना की फर्दर एक्लूजन होती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, उसको भी सबसाइड करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स. एडवर्स इफेक्ट में मिसलेनियस जो नॉन डायहाइड्रोपेरिडीन्स हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट मोस्टली हार्ट के अंदर है. सो मैं बताता चलूं कि नॉन डायहाइड्रोपेरिडीन्स मोस्टली एक्ट करते हैं कार्डियक टिश्यूज में, और डायहाइड्रोपेरिडीन्स लाइक ड्रग इनका इफेक्ट वेसल्स में है. तो मिसलेनियस और नॉन डायहाइड्रोपेरिडीन्स कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक और सीरियस कार्डियो डिप्रेशन विद कार्डियक अरेस्ट. और समटाइम जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स को विद बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट के साथ देते हैं तो इनके इंटरेक्शन है, ये इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है और हार्ट अरेस्ट या हार्ट ब्लॉक कर सकता है. बस सेकंड डिग्री तक. हार्ट फेलियर में देयर इज नो रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग मिसलेनियस ग्रुप इन हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेलियर का मेन इशू ये है कि कार्डियक आउटपुट कंप्रोमाइज्ड होती है. आपको कंट्रैक्टिलिटी और फोर्स ऑफ कंट्रक्शन इंक्रीज करनी है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, और ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल और ज़्यादा कम करते हैं तो हार्ट फेलियर को एक्सेचरेट कर सकते हैं. इसलिए हम नहीं देते, नहीं रिकमेंड करते इन क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट. वी कैन से दैट देयर इज नो रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट. डायहाइड्रोपेरिडीन्स मोस्टली मार्क्ड हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग कुछ
CCBs होते हैं जो फॉरेन ब्लड प्रेशर जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, तो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और एक्सजरेट करता है फर्दर एंजाइना की साइन एंड सिम्टम्स को और एरिथमिया या मायोकार्डियल इंफार्क्शन तक लेके जा सकते हैं। तो समटाइम वी आर नॉट यूजिंग स्पेशली short acting dihydropyridines in angina pectoris, mostly हम miscellaneous या जिनका इफेक्ट मोस्टली हार्ट पे है, या अगर आप dihydropyridines देते हैं तो फिर लॉन्ग एक्टिंग लाइक amlodipine like we can use to further preload and afterload भी डिक्रीज करता है हार्ट का। इसके साथ फ्लशिंग, डिजीनेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज द सिक्रीशन और एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन्स। क्रोनिक यूजर्स जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स को काफी अरसे से ले रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं। पेरिफेरल एडेमा, फॉर एग्जांपल आपके जो स्पेशली डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, आप टांगे नीचे लटका के रखते हैं तो अमूमन आपका जो पेडल एडेमा रहता है, तो ये मेन एडवर्स इफेक्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स के साथ। इंट्रैक्शन मैंने बताया, इंट्रैक्शन विद बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग फर्दर एक्सजरेट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को, क्योंकि दोनों का इफेक्ट कार्डियक डिप्रेशन है तो कार्डियो डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। विद डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन भी कार्डियोटॉनिक है, हम एक्यूट और डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डाइजॉक्सिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो नैरो है, ये अनसेफ ड्रग है, इसकी अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन प्लाज्मा लेवल से हाई करती है तो अपने टॉक्सिक इफेक्ट अरिथमियास डेवलप करती है। तो हमने देखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स प्लाज्मा में डाइजॉक्सिन लेवल हाई रखते हैं या हाई करते हैं, तो हम इनको वेरी कॉन्शियसली यूज करते हैं और समटाइम हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते जब वो डाइजॉक्सिन ट्रीटमेंट पे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं न्यू ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। मोस्टली हम ट्रीट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को फर्स्ट एंड नाइट्रेट नाइट्राइट्स विद बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। अगर पेशेंट इन एडवांस स्टेज में है कि उनके साइन एंड सिम्टम्स जो एंजाइना के साथ है वो सब साइन नहीं होते, तो सब न्यू ड्रग्स हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट ड्रग इज मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स हैं, जिसमें मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन pFOX पार्शियल फैटी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसको इनिबिट करते हैं। तो मेन जो इसमें प्रोटोटाइप ड्रग है ट्राइमेथाजिडीन है, दे partially inhibit the fatty acid oxidation pFOX pathway in the myocardium. Student, ड्रग को डिस्कस करने से पहले कुछ बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्ट होती क्या है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्ट। हार्ट आपके पैदा होने से पहले अपना वर्क शुरू करता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में हार्ट पंपिंग स्टार्ट होती है और जब तक ह्यूमन बीइंग अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, उसका हार्ट काम करता है। उसके मरने के बाद हार्ट अपना फंक्शन स्टॉप करता है। तो कंटिन्यूअसली इस हार्ट को एक्टिव रहने के लिए ये वेरी चीप एनर्जी यूज करता है। व्हाट डज इट मीन चीप एनर्जी? एनर्जी मीन कि ये एनर्जी डिराइव करता है फ्रॉम द फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट चीप क्यों है, मैं आपको इसका थोड़ा रीजन बताऊंगा। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है नॉर्मल मायोकार्डियम की, जो नॉर्मल फ्रेश हार्ट है। अगर आप देखें तो हार्ट कंज्यूम करता है एनर्जी, रिसीव करता है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड लिपिड से और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से। फैटी एसिड से जितने इसकी मेटाबॉलिज्म के बाद क्रैब्स साइकिल से एटीपीज जनरेट होते हैं, ये एनर्जी 60 to 90% मेटाबॉलिज्म जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग हार्ट है रिसीव करता है फ्रॉम द फैटी एसिड्स। रिमेनिंग जो एनर्जी है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से रिसीव करता है। अब मैंने बताया कि ये चीप एनर्जी क्यों है फैटी एसिड एज कंपेयर टू ग्लूकोज ऑक्सीडेशन।
और हार्ट हमारा 90 अप टू 90%, 60 to 90% फैटी एसिड से एनर्जी लेता है और 10 to 40% जो रिमेनिंग पार्ट है वो ग्लूकोज से अपनी एनर्जी रिसीव करता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप देखें आजकल कार अवेलेबल है पेट्रोल पे और हाइब्रिड। आप देखिए जो हाइब्रिड कार है मोर एडवांस, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर एक्टिव है, जो आपको किलोमीटर ज्यादा एवरेज देती है एज कंपेयर टू आपकी जो ओल्ड कार है पेट्रोल की। यही सेम अगर आप कंसेप्ट रखें तो जो फैटी एसिड्स हैं ये कंज्यूम करते हैं अनफॉर्चुनेटली मोर ऑक्सीजन, 10 to 15% मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ एटीपीज जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये चीप एनर्जी है, इसकी एनर्जी को अचीव करने के लिए मायोकार्डियम को मोर एनर्जी, मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। और मेन एंजाइना पेक्टोरिस में प्रॉब्लम ही ऑक्सीजन का है। जब आप ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करते हैं एंजाइना का पेन स्टार्ट होता है मायोकार्डियम में। तो नॉर्मल हार्ट 60 to 90% एनर्जी फैटी एसिड से थ्रू एटीपी जनरेशन लेता है और कंज्यूम करता है अनफॉर्चुनेटली 10 to 15% मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। और उस पे एक और प्रॉब्लम की बात यह है कि इन इस्कीमिक मायोकार्डियम ये जो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म है ये और ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इन इंजर्ड या इस्कीमिक या डिजीज हार्ट में और ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। फिर हमने क्या करना है कि हमने वो ड्रग यूज करनी है जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट करे इनटू एक्सपेंसिव एनर्जी, जिसके अंदर ग्लूकोज की कंजम्पशन कम है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम है और ये प्रोड्यूस करती है मोर एटीपीज विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ फर्दर 10 to 15% जो फैटी एसिड कंज्यूम करता है ऑक्सीजन की। ओके जी, तो फिर हम इनिबिशन ऑफ फ्री फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ड्रग यूज करते हैं। अगर हम इसको दोबारा एक दफा रीड करें स्टूडेंट्स, free fatty acids oxidation is primarily energy source of myocardial accounting for 60 to 90% ये जो एनर्जी है ये फैटी एसिड से हार्ट लेता है। The remaining derived from the glucose metabolism, and unfortunately despite the producing the same quantity of ATPs, free fatty acid oxidation require an additional 10 to 15% of oxygen, which represent a significant disadvantage under ischemic condition in angina pectoris. So we are using trimetazidine, a prototype drug of pFOX inhibitors drug. What is trimetazidine? Trimetazidine is widely considered to be a cytoprotective agent, acts as a metabolic regulators, promoting more efficient glucose oxidation in cardiomyocyte through inhibition of pFOX. It inhibits the enzymatic activity of long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase enzyme, which is responsible for the late stage of fatty acid beta oxidation. In doing so, it causes a shift in cardiomyocyte energy derivation towards more efficient glycolytic biochemical pathway to glucose metabolism पे है, thereby maintaining the energy production with conserving oxygen. The main mechanism of trimetazidine action in ischemic myocardium, ischemic heart disease like angina pectoris. तो मेन जो कंसेप्ट है thiametazidine का टू कन्वर्ट चीप एनर्जी टू एक्सपेंसिव एनर्जी, और एक्सपेंसिव एनर्जी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो 10 to 15% लेस एज कम्पेयर टू फैटी एसिड जो चीप एनर्जी है। मेन कंसेप्ट
यूज ऑफ ट्राइमेथाजिडीन इन एडवांस केसेस, जब आपका इन एडवांस केसेस में एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीट ना हो रहा। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ड्रग रेनोलाजीन. Ranolazine basically is indicated for again in treatment of acute angina pectoris. It can be used alone or with the combination of other remaining remedies like vasodilators, nitrates के साथ, beta receptor blocking agent, AC inhibitors, anti-platelet drugs और calcium channel blocking drugs के साथ भी हम देख सकते हैं क्या mechanism of action है Ranolazine का. Very interesting. ये समझने की ज़रूरत है, लाइक आपने जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड किया है, रेनोलाजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी अंडरस्टैंड करना है. स्टूडेंट, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की डायग्राम है. मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट होता है एवरी हार्ट बीट पे, हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एंटी-अरिथमिक ड्रग्स में. इस तरफ आपने सिर्फ फोकस करना है कि ये हार्ट का एक्शन पोटेंशियल है और ये एक्शन पोटेंशियल कंट्रक्टाइल फोर्स है हार्ट की, मायोकार्डियम की, ना के साइनो-आर्टेरियल या एवी नोड और ऐसे नोड में मोस्टली कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, जबकि जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये कंट्रक्टाइल वेंट्रिकल्स का एक्शन पोटेंशियल है, जहाँ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होती है. सोडियम की इन्फ्लक्स कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन ऑफ टिश्यू इन जीरो फेज. फौरन फिर नॉश बनती है कि इंट्रासेलुलर जो पोटाशियम इफ्लक्स होती है, सोडियम ब्लॉक होता है, तो फिर नॉश बन के अचानक फौरन पोटाशियम की इफ्लक्स स्टॉप होती है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स स्टार्ट होती है और पोटाशियम की जब कैल्शियम की जब इन्फ्लक्स स्टार्ट होती है तो इंट्रा सेलुलर जो पॉजिटिविटी है वो मेंटेन रहती है और इन द सेम सेंस कैल्शियम की इन्फ्लक्स और साथ स्लाइटली पोटाशियम की आउटवर्ड स्टार्ट होती है. इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम मेंटेन रखते हैं प्लेट्यू फेज में, और ये प्लेट्यू फेज बेसिकली कंट्रक्टाइल टाइम है जब वेंट्रिकल्स कंट्रक्शन कॉज करते हैं. उनकी एक्साइटेशन कहाँ है? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम डीपोलराइज द टिश्यू. देन प्लेट्यू फेज में मेन कंट्रैक्शंस होती है, तो ये कंट्रोल करते हैं इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है आयंस की. सुनिए, जो सेकंड सोडियम करंट है, तो सोडियम करंट की इनफ्लक्स हाई, और इसमें 3 टाइप्स के सोडियम करंट है: पीक सोडियम करंट, अर्ली एंड लेट सोडियम करंट. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से जीरो फेज में, और जब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम स्टॉप करता है, पोटाशियम इंक्रीज करता है, तो नॉश बनती है. इन द सेम एरिया जब आप करंट को देखें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सोडियम करंट: पीक, अर्ली एंड लेट. इन नॉर्मल टिश्यूज में पीक सोडियम हाई होता है एज कंपेयर टू लेट, अर्ली और लेट इनकी कंसंट्रेशन कम होती है. इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन आपकी कम होती है विद द यूज विद लेट करंट की जब एक्टिविटी डिक्रीज हो. इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पीक हाई लेवल पे होते हैं, अर्ली एंड लेट कम होते हैं. अब एबनॉर्मेलिटी क्या है? इन एबनॉर्मल कार्डियक मायोसाइट्स में ये एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है. पीक करंट डिक्रीज होता है और लेट करंट हाई हो जाता है. जब लेट करंट हाई होगा, इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन हाई रहेगी, और जब इंट्रासोडियम कंसंट्रेशन हाई होगी तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी. और इसका कंट्रोल जो कंट्रक्टिलिटी या जो इसका प्लेट्यू फेज है, इसको ये, क्योंकि पॉजिटिविटी अंदर ज्यादा है तो प्लेट्यू फेज भी ज्यादा हो जाएगा. अब से लेट सोडियम करंट से कैल्शियम ओवरलोड किस तरह होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. अभी आप समझें कि अभी प्लेट्यू फेज इंक्रीज किया है, और अगर आप देखें इन नॉर्मल ये जो लेट सोडियम करंट की वजह से प्लेट्यू फेज ज्यादा हो गया,
पैचू मेन जो कंट्रक्टिलिटी ना सिर्फ इंक्रीज करता है, ड्यूरेशन ऑफ कंट्रक्शन ऑफ हार्ट और इंटेंसिटी ऑफ कंट्रक्शन भी इंक्रीज करता है। और ये जो कंट्रक्शन इंटेंसिटी ऑफ कंट्रक्शन इंक्रीज करती है, ये ऑक्सीजन डिमांड को भी इंक्रीज करती है। मेन इफेक्ट कहाँ है? लेट सोडियम करंट पे। लेट सोडियम करंट एबनॉर्मल टिश्यूज में, स्किमिक टिश्यूज में डिक्रीज करता है, और जब ये डिक्रीज करता है तो फिर इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम कंसंट्रेशन किस तरह इंक्रीज होती है, उसके लिए आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत है। स्टूडेंट, ये कार्डियक मायोसाइट्स हैं जो कंट्रक्टाइल फोर्स है हार्ट की। अगर आप इसको गौर से देखें तो वी हैव टू टाइप ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब डिफरेंट चैनल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं आयन की इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स। जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है कार्डियक कंट्रक्टाइल फोर्स का, उसको मेंटेन रखते हैं। हमारे पास वी हैव सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। दे हैव टू टाइप। अभी आपको फोकस करना है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर्स। एक एक्सचेंजर जो पीक फेज में है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो फिर आपका फॉरवर्ड चैनल्स एक्टिवेट होता है। फॉरवर्ड जो चैनल है, एक्सचेंजर है, इनफ्लक्स सोडियम करता है और आउटफ्लक्स कैल्शियम होती है। लेटर जब आपका लेट फेज है कैल्शियम लेट करंट का, वहां ये रिवर्सली काम करता है। सोडियम की आउटफ्लक्स करता है और कैल्शियम की इनफ्लक्स। ये फॉरवर्ड और रिवर्स कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर्स की एक्टिविटी है। स्टूडेंट, आपने डिस्कस किया है डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डाइजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, वो फॉरवर्ड एक्सचेंजर को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि अगर आपने ब्लॉक किया डाइजॉक्सिन से, इफेक्ट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, उसका इफेक्ट फॉरवर्ड कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर पे होता है। हम इसको इस दफा डिस्कस नहीं करेंगे, डाइजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे रिवर्स जो चैनल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का। इसमें क्या फर्क आता है, क्या डिफरेंसेस है? नॉर्मल में सोडियम की आउटफ्लक्स है, कैल्शियम की इनफ्लक्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन जब लेट सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन हाई होगी, तो वो इंक्रीज करेगी फर्दर आउटफ्लो ऑफ सोडियम। कैल्शियम की आउटफ्लो इंक्रीज होगी और इन द सेम सेंस कैल्शियम की इनफ्लक्स इंक्रीज होगी। आउटफ्लक्स बाहर जाएगा सोडियम कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी थ्रू लेट सोडियम करंट से ज्यादा है इंट्रासेलुलर। इसके एवज जितना कैल्शियम अंदर आएगा वो कैल्शियम को ओवरलोड करेगा। ऑलरेडी स्टोर्ड साइटोप्लाज्म रेटिक्यूलम में कैल्शियम है, कैल्शियम की एनवायरनमेंट इंट्रासेलुलर ज्यादा करता है। लेट सोडियम करंट की वजह से जो एक्टिवेट हुआ, ओवर एक्टिवेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इंट्रासेलुलर ओवरलोड ऑफ कैल्शियम कैन प्रोड्यूस मोर कंट्रक्शन एंड इंटेंस टाइप ऑफ कंट्रक्शन। ये इंट्रासेलुलर ओवरलोड ऑफ कंट्रक्शन ऑफ हार्ट कैन डिजायर मोर ऑक्सीजन डिमांड। तो इसी तरह हमने ये रेनोलाजीन जो ड्रग है वो हमने ब्लॉक करना है रिसेप्टर जो लेट सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी है। ना लेट सोडियम चैनल की एक्टिविटी होगा, ना इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ना इफेक्ट सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पे होगा, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल नॉर्मलाइज रहेगी। और कंट्रक्शन जो इंक्रीज इंटेंस और पावरफुल कंट्रक्शन है जो इंक्रीज करती है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, वो भी डिक्रीज होगी। द मेन मैकेनिज्म ऑफ रेनोलाजीन्स एक्शन। In short, the late sodium current that facilitate calcium entry to sodium calcium exchanger, they can increase intracellular calcium और calcium को overload करेगी,
abnormal contraction and relaxation of heart is taking place with the overproduction या overactivity of calcium, so they can increase the diastolic tension, contractility and cardiac workout. Main action क्या है रेनोलाजीन का? ब्लॉक करती है मेन इंट्रासेलुलर जो करंट है, लेट करंट को ब्लॉक करेगी, सारे जो उसके कैस्केड्स हैं, जितने भी इफेक्ट है एबनॉर्मल इफेक्ट, उनको डिक्रीज करेगी. The main action of ranolazine, a new anti-anginal drug we are using in chronic type of angina pectoris. Okay students, next drug Ivabradine or bradycardic agent जो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है थ्रू blockage या block of sodium channels. What kind of sodium channel? Funny channels, sodium funny channels in assay mode. क्या रोल है सोडियम फनी चैनल्स का? अगर हम डायरेक्ट डायग्राम पे आए तो स्टूडेंट एसे नोड में और एवी नोड में अमूमन जो आपका एक्शन पोटेंशियल है थ्रू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है. तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम कैन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल और जनरेट द हार्ट रेट, जो आपको एक्शन पोटेंशियल डिटेल के साथ अपने एंटी-अरिथमिक लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट, इंट्रासेलुलर मोर नेगेटिविटी है 7 माइक्रो मिलीवोल्ट. आपके जो चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स या फनी चैनल्स, सोडियम क्या करते हैं, उसकी इनफ्लक्स होती है, वो स्लाइटली जब ये आपका थ्रेशहोल्ड लेवल तक लेके जाता है, नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फॉरेन कैल्शियम की इनफ्लक्स होती है. तो ये ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ दिस काइंड ऑफ फनी चैनल्स, ये जो इसकी थ्रेशहोल्ड लेवल तक लेके जाने की जो मोर पॉजिटिविटी की तरफ सोडियम चैनल थ्रू फनी चैनल्स जो लीकी चैनल्स होते हैं, आपका जो एक्शन पोटेंशियल को लेके जाते हैं, उसकी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं. ना जल्दी थ्रेशहोल्ड लेवल पे जाएगा, ना एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइज्ड टिश्यू होगा. तो इस तरह हार्ट रेट डिक्रीज होगा. तो मेन एक्शन क्या हुआ ब्रेडिकार्डिक एजेंट का? टू स्टॉप द सोडियम चैनल्स, फनी चैनल्स, डिक्रीज द हार्ट रेट. No significant hemodynamic effect or reduce anginal attack very efficiently. और इसकी main efficacy like calcium channel blocking agents या beta receptor blocking agents हैं. किसी को एलर्जी है या contraindication है beta receptor blocking agents, तो हम Ivabradine like drug use कर सकते हैं. There is no effect on GIT and bronchial smooth muscles. जिससे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स जो ब्रोंकोडायलेटेशन करते हैं, पेशेंट को अगर आप बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं तो एक्सजरेट करते हैं रेस्पिरेटरी अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को. तो समटाइम बीटा ब्लॉकिंग एजेंट कंट्राइंडिकेटेड होते हैं उन इंडिविजुअल्स में जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो. ओके जी, नेक्स्ट पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर्स ड्रग निकोरांडिल. लास्ट ड्रग है इन न्यू एंटी-एंजाइनल ड्रग्स में. क्या एक्शन है? पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर्स. ये क्या करते हैं? बेसिकली एटीपीएस डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल की इफ्लक्स को इंक्रीज करते हैं. इनफ्लक्स इंक्रीज होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगा. हाइपरपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन डिक्रीज होगी, और हार्ट में जो कंज्यूमिंग इफेक्ट है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होगा. क्या एक्शन है निकोरांडिल का? इट इज निकोटिनामाइड एस्टर्स विद ए डुअल प्रॉपर्टी. इसके अंदर इंडोजिनियस हाइब्रिड नाइट्रेट एक्शन भी है एंड एक्टिवेटर ऑफ एटीपीएस डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल्स एक्टिवेटर्स. अगर आप इसकी डायग्राम में पहले देखें तो ये एक्टिवेट करते हैं सोडियम, ये एटीपीएस डिपेंडेंस पोटाशियम की इफ्लक्स को. इसकी पोटाशियम की इफ्लक्स फर्दर ब्लॉक करती है कैल्शियम की इनफ्लक्स को भी, और हाइपरपोलराइजेशन कैन कॉज वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन. बेसिकली ये इफेक्ट इसका और ज्यादा बढ़ता है जब आप क्या देखें इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम नाइट्रेट का भी है, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड. So activation of potassium channels trigger dilatation of systemic and coronary arterioles. Thus coronary blood flow is maximized in patient with angina. At the same time as reducing both preload and afterload of the heart as well.
So it is very good drug in compromised or in advanced cases of angina pectoris patient. Adverse effects हैं कुछ nicorandil के flushing है, dilatation of cutaneous vessels की palpitation sometime क्योंकि sometime increase करता है stretch receptors को baroreceptors को heart rate increase होता है sometime palpitation cause होती है weakness headache sometime cranial vessels को dilate करता है dizziness nausea होता है sometime vomiting the main adverse effects of nicorandil. Okay students, last part में हमने discuss किया about the beta receptor blocking agents, calcium channel blocking agents, इसका rationale use for angina pectoris और फिर कुछ new drugs थी जिसमें हमने 3 or 4 drugs को डिटेल के साथ डिस्कस किया. अस्सलाम वालेकुम.